और शुरुआत मैं हेमंत जी आपसे करना चाहूंगी। कल हमने 2 घंटे से ज्यादा का भाषण प्रधानमंत्री का देखा, आज हमने राज्यसभा में देखा। उनको दरअसल ये आदत हो गई है कि वो सिर्फ अपने लिए तालियां बजवाएं और मोदी मोदी के नारे लगवाएं, एक तरफा बात करें, एक तरफा संवाद करें, सिर्फ अपने मन की बात करें, किसी के मन की बात सुने नहीं। लेकिन अब उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और अब आपकी मनमानी, अब आपके वो तमाम झूठ, अब आपके वो तमाम जुमले जो कहकर आप निकल लेते थे, अब ऐसे होने वाला नहीं है। और इसीलिए आज राज्यसभा से वॉकआउट किया विपक्ष ने। कल लगातार विपक्ष की हमने नारेबाजी देखी, जिसको लेकर आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने कोई गुनाहे अजीम कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो जो मीडिया की मंडली है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी का आईटी सेल। कैसे देख रहे हैं आप कल के और आज के भाषण को, विपक्ष की भूमिका को आप? अच्छी बात कही इंट्रोडक्शन में। आपने कहा कि प्रधानमंत्री कल 2.25 घंटे बोले, आज 1 घंटा 50 मिनट बोले। बोलते तो बहुत है प्रधानमंत्री, आज 1 घंटा 50 मिनट बोले, लेकिन कहा क्या? अगर एज ए जर्नलिस्ट आप उसमें से अगर कोई लीड निकालना चाहें, खबर का हेडिंग और 4 क्रॉसर निकालने बैठेंगे तो शून्य बटा सन्नाटा है। और उसका कारण क्या है? कि कंटेंट पे जीरो है। मणिपुर जैसी चीजें उनको एक लाइन में आप निपटा रहे हैं कि मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं। इसको सुधरे हुए हालात कहते हैं जो मणिपुर के अंदर आज है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये किसने किया? ये किसने होने दिया? और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स हुई? स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बदला गया, देश के गृह मंत्री को बदला गया। बक स्टॉप्स वेयर? कुछ नहीं। 3 दिन से विपक्ष बार बार एक बात चिट्ठी लिख करके और तमाम चीजें कह करके नीट के ऊपर चर्चा की बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने वो ठीकरा भी विपक्ष के ऊपर ही फोड़ दिया आज, ये कहते हुए कि किसी को बख्शेंगे नहीं, और विपक्ष ने इस पर चर्चा नहीं होने दी सकारात्मक। कौन रोक रहा था? दोनों चेयर्स ने क्या कहा? क्या बोलते रहिए, हम रिकॉर्ड पे नहीं जाने देंगे। तो प्रधानमंत्री जी एक खास तरह के इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस को कहते हैं ना। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने अपने चारों तरफ एक आवरण बना रखा है। उसका सबसे बड़ा जो आवरण का जो वो है पहला तो मुखौटा है मीडिया, जो उनकी तरफ से दिन रात बैटिंग करता है। उसके बाद दोनों सदनों की चेयर्स का आपने रुख देखा होगा। एक सभापति ने तो कल कमाल ही कर दिया, उन्होंने कुर्सी पर बैठकर, आसन पर बैठकर आरएसएस के कसीदे पढ़ दिए। ये इस देश में भूतों ने भविष्य हैं। वो इस बात पर पछता रहे थे कि मैंने प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग नहीं किया, मैं इतना लेट क्यों आया। क्या सदन का आसन ये बात कहने के लिए है? और उस संगठन के बारे में जिस पर एक से अधिक बार इस देश में आजादी के तत्काल बाद गांधी जी की हत्या के आरोप में और तमाम मसलों के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। ऐसी स्थितियां क्यों क्रिएट की जा रही है? देखिए बुशरा जी, एक बात इस देश को समझनी पड़ेगी। मोदी जी के दो नैरेटिव, एक धर्म का नैरेटिव था जो राहुल गांधी ने परसों उधेड़ के रख दिया लोकसभा के अंदर, जिसके पीछे वो बार बार छिपते थे। उन्होंने बड़ी ही शर्मनिरपेक्षता के साथ उसकी बात को अर्थ का अनर्थ करते हुए अपने हिसाब से वोट दिया, जबकि उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में हिंसा के लिए, विभाजन के लिए और झूठ के लिए कोई स्थान नहीं है। और आप जो है, आपके पास हिंदुओं का कोई ठेका नहीं है, ना बीजेपी के पास, ना आरएसएस के पास, और ना ही सरकार के पास। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात चलेगी नहीं, और कल इस पे पूरी तकरीर लोकसभा में कर डाली। दूसरा उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसपे वो बार बार अपोजिशन की बैशिंग करते हैं एक तरीके से, वो है सेना। सेना के नाम के पीछे ऐसे चुकते हैं प्रधानमंत्री जैसे उनके पीएम बनने से पहले इस देश में सेना थी ही नहीं, या उसकी कोई अचीवमेंट थी ही नहीं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर ऐसी सेना थी जिसने समकालीन विश्व इतिहास के अंदर दुनिया का भूगोल बदल के दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इस देश की वो सेना है। उस टाइम नरेंद्र मोदी कहीं आसपास नहीं थे, किसी भी अवस्था में नहीं थे वो। और इस देश की सेना ने 5 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़े। इस देश की सेना ने 2014 से पहले बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक किए। मैंने तो डिफेंस बहुत लंबे समय तक कवर किए, और घर में घुस के मारा। प्रधानमंत्री किन बातों में छाती पीटते हैं? सेना के ऊपर। सेना का ऊपर उनका एकाधिकार है क्या? या उनकी प्राइवेट लिमिटेड मोदी आर्मी है, जो बहुत बार बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि मोदी की सेना। अब तो कहना छोड़ देंगे, क्योंकि अब तो गठबंधन की सरकार है। अब तो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी भी बंद होगी। आपने देखा होगा, मैं, मेरा और मैंने भी कुछ कम हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। और राज्यसभा में आज एक चीज और देखी होगी आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा में जब मोदी बोलते हैं और लोकसभा में जब बोलते हैं, उन दोनों में अंतर देखा आपने? जैसे ही राहुल गांधी सामने दिखते हैं, ही लूजेस हिज बैलेंस, और वो अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगते हैं। आज राज्यसभा, क्योंकि उनके अंदर एहसास कमतरी है कहीं ना कहीं। द वे राहुल गांधी हिट्स हिम,
तो एहसास कमतरी जो है वो उनको अपनी लाइन से वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, उस पद की कुछ गरिमा भी है। संसद के अंदर कुछ शब्दों की भी मर्यादा होती है। कल उन्होंने कितनी बार झूठ शब्द का प्रयोग किया, झूठ, विपक्ष के ऊपर झूठ। इस देश में झूठ का चैंपियन कौन है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन संसद के अंदर अगर आप वो देखेंगे, संसद के जो वो है उसके अंदर झूठ शब्द असंसदीय है। प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा कल, क्या स्पीकर साहब ने उनको हटा दिया क्या झूठ शब्द को? क्योंकि स्पीकर की सूची में ही है झूठ शब्द संसदीय, उन्होंने ही किया है। तो क्या हटा दिया क्या? विपक्ष को वो परजीवी कह रहे थे बार बार, क्या हटा दिया क्या? विपक्ष के नेता को क्या कह रहे थे वो? बालक, बाल हट, पता नहीं क्या क्या। आपको याद दिला दूं, बाल बुद्धि। बाल बुद्धि। लंकेश जो थे रावण, वो उन्होंने भी राम को क्या कहा था? ये बालक। कंस भी कृष्ण को क्या कहते थे? बालक। और मोदी जी की जो आज फ्रस्ट्रेशन का कारण है ये वही बालक है। मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो नारा क्या था? कांग्रेस मुक्त भारत। और आज पूरी भाजपा तो कांग्रेस युक्त है, कंप्लीट भाजपा कांग्रेस युक्त है। 25% तो कैंडिडेट थे उनके। और कैबिनेट के अंदर जो अगर दिल्ली की कैबिनेट देखेंगे आप सेंटर की, हर तीसरा व्यक्ति दल बदलू है। और वो कहां से आया है? मैक्सिमम कांग्रेस से आए हुए हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि जिस कांग्रेस को वो मटिया मेट करने चले थे उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, उन्होंने उसके खाते भी सील किए चुनाव से पहले, उसके पीछे एजेंसियां भी लगाई, उनके नेता को गन पॉइंट में दल बदलू भी कराया। उसके बावजूद भी उस पार्टी की सीट 99 में आ गई। मोदी जी की फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है, इसको समझना पड़ेगा। जिसको वो देश जी। को कांग्रेस मुक्त करने चले थे, वो कांग्रेस का भूत आज मोदी के सिर पे चढ़ के बोल रहा है और 240 पर आकर अटक गए। कल वो राहुल गांधी को क्या कह रहे थे कि 13 राज्यों में इनका खाता नहीं खुला। सुना होगा ना आपने? उन्होंने ये नहीं जी। बताया कि 10 राज्यों में भाजपा का भी खाता नहीं खुला, ये नहीं बताते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो काम करने का, जो बोलने की जो शैली है, जैसा आपने कहा, वो मोनोलॉग है। इंटरेक्शन उनको सिखाया नहीं गया, डिस्कशन उनको सिखाया नहीं गया, डाइसेंट उनको बताया नहीं गया। तो उनका तो एक ही रास्ता होता है, जैसे हम कई बार बात करते हैं, माई वे और हाईवे। इसके चैंपियन जरूर हैं, लेकिन अब जो बदले हुए समीकरण है संसद के अंदर, वो आपने कल भी देखा, वो आपने आज भी देखा। कल आपने हाथरस की घटना पे बुशरा जी 1 बजे हादसा हुआ और प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र कब किया? 6 बजे के बाद। 5 घंटे तक इतना बड़ा हादसा। क्या वो मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या उन जो मरे, जो लोग हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, क्या उनकी मौत के ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है? आज जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बाबा के यहाँ हुआ वो बाबा एफआईआर में नेम्ड नहीं है, नामजद नहीं है एफआईआर में। तो ये सत्ता चला रहे इस देश के अंदर। और जो दावे किए, चाहे चल कल वो लोकसभा में किए, चाहे आज वो राज्यसभा में किए, आप किसी दावे को उठा करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो एक पूरा जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो एक असफल प्रयास है मुद्दों से भागने का। मणिपुर को एक लाइन में निपटा रहे कि वहां स्थिति सुधर रही है। सवाल ये, वहां बिगड़ी क्यों थी? उसके लिए दोषी कौन था? वो ईमानदारी की बात करते हैं प्रधानमंत्री। वो भूल गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ अडानी का। आज तक सेबी ने उनको नोटिस भी दिया क्या? समकालीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा शेयर घोटाला है वो एक। जी। उसके बाद दूसरे पे आइए आप, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो खुलासा हुआ, हर हर एक बॉन्ड कोई कहानी कहता है, क्विड प्रो को, हर एक बॉन्ड, और वो सारी चीजें सामने आ गई। क्या हुआ उसका? मोदी जी का जो विकास सामने दिखता है आपको, वो हर दूसरे महीने, तीसरे महीने दिल्ली एयरपोर्ट देख लिया, तमाम एयरपोर्ट आपने देख लिए, राम मंदिर का देख लिया आपने, वहां पे कैसे रामपथ देख लिया आपने। ये विकास करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से वो गारंटी किस बात की? 70 साल का हिसाब मांगते हैं, खुद का 70 दिन का हिसाब नहीं देते हैं। 70 दिन के अंदर ही तो होता है जो कुछ ये हुआ है। रामपथ को कितने दिन हुए? तमाम चीजों को देख लीजिए आप। तो मोदी जी ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो भी अब इन बातों को समझने लगा है जो इस चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। तो अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे बिटवीन द लाइंस, ही इज कंप्लीटली, मतलब नॉट एबल टू कनेक्ट विद द मासेस एज ऑफ नाउ, और ही हैज लॉस्ट द नैरेटिव। और अपने एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से सरकार बनी है, आपको जानकर हैरानी होगी, भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होती है, और एनडीए संसदीय दल के ही नेता है मोदी जी। ये असुरक्षा का भाव है उनके अंदर। क्यों, किस कारण से है, वो बेहतर जानते होंगे।
56 इंची प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के सांसदों की मीटिंग नहीं करता अकेले में, एनडीए का नेता बनता है। ये उनकी बहादुरी का एक नमूना है। ऐसे नमूने बहुत है, चाइना का नाम नहीं लेते, लद्दाख का नाम नहीं लेते, तमाम चीजें हैं। लेकिन मोदी जी हैज लॉस्ट द नैरेटिव कंप्लीटली, और ये सारा देश देख रहा है। वो किसी भी मुद्दे को, जो विपक्ष ने, किस मुद्दे को उन्होंने एड्रेस किया बता दीजिए। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने 20 मुद्दे उठाए थे, 12 तो उन्होंने उसमें से एक्सपंज करा दिए और बाकी का जिक्र नहीं किया, और जो मर्जी आए बोलते रहे। आज भी वो, कल भी क्या कर रहे थे, आज भी वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो और 90% भाषण कांग्रेस पे होता है। तो ये क्या है? ये मोदी जी की बेचारगी है। और जो एनडीए इंडिया गठबंधन के अलायंस है, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। क्यों? उनको कहीं अभी भी उम्मीद है कि उनमें से कल को जरूरत पड़े तो 2-4 लोग आ जाए। तो ये उनकी उम्मीद कभी पूरी होने वाली नहीं है। जो इंडिया अलायंस है, वो सारे के सारे लोग सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनको पता है कि मोदी का जो असल्ट है, उससे बचना है तो इकट्ठे होना पड़ेगा। और उनमें से कोई व्यक्ति इधर आने वाला नहीं है, मोदी जी कितने ही डोरे डाल लें। तो ये जो सदन जो इस बार चला, जो ओपनिंग सेशन था राष्ट्रपति के भी भाषण को लेकर के, सबसे खराब बात ये प्रधानमंत्री का रुख, प्रधानमंत्री की भाषाई संवेदना, उनकी मर्यादा, वो सारा एक पक्ष है। लेकिन जो दोनों चेयर्स का रुख रहा, वो एक बहुत ही, पूरे देश ने देखा कि दोनों चेयर्स ने बैटल लाइंस ड्रा कराने में, दोनों पक्षों के बीच झगड़ा कम कराने की बजाय बैटल लाइंस ड्रा कराने में चेयर की भूमिका सारे देश ने बिल्कुल साफ देखी। जिस तरीके का पार्टीजन एटीट्यूड राहुल गांधी पे जब कल किस तरीके से भड़के थे, अगर आपने सुना वो स्पीकर जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया था कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप ये हैं, आप, मतलब वो भाषा, कुछ दिन पहले उन्होंने हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ ये हरकत की थी, बैठ जाइए। तो ये जो उसके बाद जो उनका जो पार्टीजन एटीट्यूड है, ये कुछ कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि इस बार पूरे जो 5 साल सदन चलने वाला है, वो बहुत स्मूथ नहीं होगा, और दोनों की दोनों चेयर को अपना रुख बदलना पड़ेगा, और नहीं तो वो भी कष्ट में आ सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं। जिस तरीके का उन्होंने विपक्ष को टारगेट करने का मोदी करते हैं, वो एक अलग चीज है, पॉलिटिकल है। लेकिन चेयर का काम है बैलेंस करने का, सबको समान अवसर देने का। लेकिन वो बिल्कुल साफ साफ पार्टीजन दिखते हैं। और टू दैट एक्सटेंट कल सभापति ने तो जो किया, खड़गे और जयराम रमेश के बीच में लड़ाई लगाने का, वो भी सारे देश ने देखा, और उसका बहुत माकूल जवाब भी खड़गे साहब ने दे दिया। तो एक तो जो बैटल लाइंस ड्रा कराई गई हैं, आमतौर पे चेयर उसको थोड़ा सा डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, यहां उल्टा हो रहा है। यहां बैटल लाइंस ड्रा कराने में चेयर का इफेक्टिव रोल दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो अनफॉर्चुनेट है, पहली बात। तो दूसरी बात, आपने 4 राज्यों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। इन चारों राज्यों की आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आपको साफ समझ में आता है। कश्मीर के अंदर तो आपको ध्यान होगा, 3 सीटों के ऊपर बीजेपी, कश्मीर का सारे देश में वो पीटती है ढोल, कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट तक नहीं उतारा। ये उनकी असलियत है। ये मीडिया ने किसी को बताया नहीं, गोदी मीडिया ने, वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तीनों में बीजेपी उतार की तरफ है। और हरियाणा में तो इस बार मोदी के चुनाव के बावजूद 20% लॉस हुआ है बीजेपी को वोट शेयर के अंदर, और कांग्रेस का वोट शेयर 22% बढ़ा है। और ऐसे ही महाराष्ट्र में आपने देखा, जो महाराष्ट्र में जो इनकी गत बनी है। तो मोदी जी को जो कुछ दिख रहा है वो और फ्रस्ट्रेटिंग है। और अब वो क्या करेंगे, उनके पास टेस्टिंग फॉर्मूले क्या है? सीबीआई का प्रयोग, ईडी का प्रयोग, नेताओं को चूड़ी टाइट करना, जो भी अपोजिशन के होंगे। आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरीके से दल बदल कराया गया। जो झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन, 3 महीने तक जेल के अंदर रहे। हाईकोर्ट कहता है कि उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता है, उनके खिलाफ सबूत ही नहीं। मैं तो चिंता इस बात की कर रहा था कि जिस मुख्यमंत्री को 3 महीने तक बिना सबूत के अंदर रखा जा सकता है, तो हम सब का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। और खासतौर पे जो 3 नए कानून लाए हैं, न्याय संहिता, दंड संहिता, पता नहीं क्या क्या करके, मुझे लगता है विपक्ष आने वाले दौर में सबसे बड़ा जो असली जो इशू होगा वो ये होगा। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके के प्रोविजंस कर दिए हैं, अंग्रेजों के तो काले कानून थे या नहीं, इनके जो प्रोविजंस है तमाम, वो काले कानून जरूर है। तो विपक्ष को जो, जैसा लक्ष्मण यादव जी कह रहे थे कि जो उन मुद्दों के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी का आएगा, वो ये मुद्दा भी आएगा। जो 3 कानून जो होचपोच में लागू किए हैं इन्होंने, अपोजिशन को सस्पेंड करके किए हैं, उनके फॉलोआउट सामने आएंगे कि कैसे 15 दिन जो मैक्सिमम पुलिस कस्टडी थी उसको 90 दिन कर दिया गया, और उसके अंदर तमाम तरह के ऐसे प्रोविजंस डाल दिए गए कि आप कहीं घूमते रहिए, कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो विपक्ष को एक इस मुद्दे को भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा। आप जो भाषा की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा
कि विपक्ष झूठ बोलता है। विपक्ष ने सारे देश की महिलाओं को 8,500 रुपए देने की बात कही और महिलाएं बेचारी इंतजार करने लगी लाइनों के अंदर। वो वायदा कब था? वो एक चुनावी वायदा था। अगर सरकार में आते तो वो करते ना करते तब देखते हम। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा, संयम, शालीनता कोई मतलब नहीं है। उनको कहना था, उन्होंने कह दिया। लेकिन कोई प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि झूठ तो 2 करोड़ रोजगार का था, जिसपे आप आज तक नहीं बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात 2014 में की थी ना। पूरे कैंपेन में प्रधानमंत्री के मुंह से आपने 2 करोड़ रोजगार का नाम सुना हो। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा? 15 लाख खाते में यूं ही आ जाएंगे। इन्होंने तो 8,500 रुपए कहे थे हर महीने, आपने तो 15 लाख कहे थे। कहाँ है वो? आपने काला धन वापसी की बात की थी, कोई एक नया पैसा आया क्या? आपने हर घर को छत देने की बात कही थी, कितने घर लोगों को छत मिल गई? चला गया समय। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था 2022 तक, आज 2024 है। कितने किसानों की आय दुगुनी होगी? 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे आपने, एक का नाम बता दीजिए। 100 छोड़ दीजिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। बनारस के अंदर जो विकास की दुर्गति हो रही है, आपने अयोध्या के अंदर देखी, दिल्ली एयरपोर्ट देखा, तमाम एयरपोर्ट देखे। मध्य प्रदेश के अंदर तो देखा आपने महाकाल कॉरिडोर में मूर्तियां कैसे उड़ी जा रही थी। ये कौन सी चीजें हैं? इन पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री। ये हाल की चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री के ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सवाल उठाता है तो वो एक्सपंज हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, राहुल गांधी ने जो परसों अडानी और अंबानी का नाम लिया था, उसको भी एक्सपंज कर दिया गया फिर से। अडानी और अंबानी असंसदीय शब्द है क्या? स्पीकर बता तो दे क्यों हटाया उनका नाम। कोई कारण तो होगा, जवाबदेही तो सदन की भी होगी। जो मर्जी आए हो रहा है देश के अंदर। और विपक्ष को यही बात, इसी को नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी ने जो चुनाव लड़ा इस बार, बहुत दुर्भाग्य के साथ उन्होंने आम आदमी का कोई मुद्दा नहीं छेड़ा। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, जो पूरे देश के अंदर हालत है, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, किसी मुद्दे को मोदी ने नहीं छेड़ा। फिर भी उन्होंने जो अपनी भक्त मंडली बताई, उनकी भक्त मंडली को वही नैरेटिव चाहिए जो वो बोलते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। विभाजनकारी, हिंदुओं को फलाने से लड़ाना, कहीं जात धर्म पे लड़ाना, कहीं क्षेत्रवाद पे लड़ाना। ये बात विपक्ष को और ज्यादा मजबूती के साथ एम्फेटिकली कहनी पड़ेगी। और विपक्ष को अपना घर जो है वो भी ऑर्डर में लाना पड़ेगा। खासतौर पर हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर, जहां पर कांग्रेस बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे खड़ी। सरकार पिछली बार भी बनते बनते बची थी, इस बार भी वही स्थिति है। तो कांग्रेस को अपना भी घर इन ऑर्डर लेना पड़ेगा। और जो चुनौतियां हैं मोदी के जगरनॉट की, उसको भी देखना पड़ेगा। 2 लेवल पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सारे का सारा जी। दारोमदार केवल राहुल गांधी पर आकर टिक गया है। अब देखना है कि वो यहां से कैसे चलते हैं अपने इंडिया अलायंस को भी लेकर के और पार्टी को भी लेकर।